हेलो फ्रेंड्स, हमारी इस नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं म्यांमार के बारे में। वहां पे अभी इमरजेंसी लगा दी गई है 1 साल के लिए। 1 साल के लिए अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां की क्या सिचुएशन होगी। वहां पे 1 साल की इमरजेंसी लगा दी गई है और आखिर क्या माजरा, आखिर क्यों इमरजेंसी लगाई गई है, उसके बारे में हम डिटेल में आपको बताएंगे। इसके साथ ही साथ हम आपसे ये भी कहना चाहेंगे कि हमारे बजट, यूनियन बजट जो है उसके कंप्लीट एक्सप्लेनेशन, चाहे वो सोशल सेक्टर का हो, चाहे वो बजट का, चाहे वो सोशल सेक्टर का हो, चाहे वो हेल्थ का हो, डिफेंस का हो, हर चीज की का एक डिटेल, कितना कहाँ पे कितना पैसा खर्चा किया जा रहा है सरकार, और इसके पीछे सरकार की क्या मंशा है, उसके बारे में हम डिटेल में बताएंगे आपको। तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आप वीडियो को मिस ना कर पाए। और इस बजट के सेशन को काफी सीरियसली आप देखिएगा और इसके एक नोट्स जरूर बना लीजिएगा। हम बहुत जल्द इस बजट पर लेके वीडियो ले आने वाले हैं। अभी हम बात करने वाले हैं म्यांमार की, और इस वीडियो में आपको ये भी पता चलेगा कि म्यांमार, इंडिया म्यांमार के रिलेशन जो है उसका क्या, उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा अभी जो सिचुएशन चल रही है, और आखिर इंडिया का क्या क्या इसमें इंडिया का भी कोई रोल है, ये भी आपको पता चलेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यहाँ से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे इस तरह की वीडियो आप मिस न कर पाए और आपकी यूपीएससी की प्रिपरेशन अच्छी चले। देखिए, सबसे पहले हम बताते हैं हुआ क्या है। देखिए, एक चीज, एक पार्टी को का नाम याद रखिएगा, नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी। नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी पार्टी, इस पार्टी को याद रखिएगा। इस पार्टी को कौन हेड कर, इसके पार्टी के लीडर कौन है? आंग सांग सूकी। आंग सांग सूकी काफी फेमस है। आप एनसीईआरटी की बुक पढ़ेंगे, अगर आप एनसीईआरटी की बुक पढ़ेंगे, आई थिंक क्लास 11th की, तो उसमें आपको जो एनसीईआरटी की एक बुक आती है, न्यू एनसीईआरटी में पॉलिटिकल थियरी, जो पॉलिटिकल थियरी बुक आती है, वो अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें आप आंग सांग सूकी का जिक्र आप उसमें आप देखेंगे। तो और उसमें आप पढ़ के आपको अंदाजा हो जाएगा कि इनकी क्या छवि है, क्या इमेज है, और म्यांमार के लिए किस तरह इन्होंने बढ़ चढ़ के आगे, म्यांमार की डेमोक्रेसी के लिए इन्होंने बढ़ चढ़ के काम किया है, और इसके लिए इन्हें नोबेल पीस प्राइज भी मिल चुका है। तो इस पर हम अभी आपको डिटेल में बताएंगे आगे। आप पहले शुरू करते हैं। देखिए, म्यांमार में क्या हुआ, वहां की मिलिट्री जो है वो 1 फरवरी को सीज कर दी है सारे पावर, वहां के जितने भी चीजें, सब सारी चीजों को ठप कर दी गई है। और हुआ क्या है कि आंग सान सू की जो, और उनके साथ साथ बाकी सारे उनके पार्टी के लीडर, उन पार्टी का नाम है नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी, ये पार्टी के जितने लीडर हैं, और आंग सान सू की को अरेस्ट कर लिया गया है, उन्हें डिटेंशन सेंटर में रख दिया गया है, क्योंकि उनके ऊपर इलेक्शन में फ्रॉड करने का आरोप लगा है। 8 नवंबर को उसका रिजल्ट आया था। 8 नवंबर के इलेक्शन में ये माना गया है कि वो फ्रॉड करके जीती हैं, और उन्हें 83% की विक्ट्री मिली थी, 83% उनको वोट मिला था, तो इससे वो जीत गई थी मेजोरिटी के साथ। तो इसके उनके ऊपर इल्जाम लगाया गया है, और वहां पे तुरंत इल्जाम ला के उन्हें कैद में रख के वहां के प्राइम मिनिस्टर और वहां के साथ जितने दिग्गज लीडर हैं इनसे रिलेटेड, उनको अपने अंडर में रख के 1 साल के लिए स्टेट ऑफ इमरजेंसी लगा दी गई है। और इस समय वहां पे जो है मिलिट्री शासन ने, और वहां के टेलीविजन स्टेशन, सारी चीजों को बंद कर दिया गया है, सारे कम्युनिकेशन सेंटर को। अब थोड़ा सा हम इनके बारे में बता दें आपको। देखिए, इनका जन्म जो हुआ था 19 जून 1945 को हुआ था। एक बर्मिश पॉलिटिशियन है, डिप्लोमेट हैं, ऑथर भी हैं। 1991 में, 1991 में इन्हें नोबेल पीस प्राइज मिला था। और ये उसके बाद ये जो है स्टेट काउंसलर ऑफ म्यांमार रही थी, जो कि स्टेट काउंसलर वहाँ की प्राइम मिनिस्टर के बराबर होता है, पीएम के बराबर होता है म्यांमार में। जो इंडिया में जो पीएम होता है, ठीक उसी तरह से वहाँ स्टेट काउंसलर होता है म्यांमार में। वो 2016 से 2021 तक रही हैं, और काफी डेवलपमेंट का काम इन्होंने किया है, डेमोक्रेसी के लिए काफी बढ़िया काम इन्होंने किया है। और ये नेशनल लीग ऑफ डेमोक्रेसी पार्टी के लीडर हैं। पार्टी का नाम याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये वन लाइनर में कहीं भी क्वेश्चन में, एमसीक्यू में, कहीं किसी भी एग्जाम में आ सकता है। और ये पहली स्टेट काउंसलर थी, जो कि म्यांमार की जो ट्रांजिशन होता है, म्यांमार जो जहाँ पे मिलिट्री जनता का राज है। देखिए, जनता क्या होता है? जनता या वो आम जनता नहीं है, ये जनता होता है जब कहीं जो मिलिट्री शासन होता है, वहाँ मिलिट्री का जो पूरा दस्ता होता है, उसको वहाँ जनता कहा जाता है। तो मिलिट्री शासन जिन जिन देशों में होता है, वहां पे ये मिलिट्री को जनता कहा जाता है। शासन वहाँ किसी स्टेट के द्वारा न किया जाता है, वो जनता के द्वारा किया जा रहा है। तो ये जनता का यहाँ का सेंस है। और ये कोशिश कर रही है, वो उन लीडर में से हैं जिन्होंने जो 2010 से प्रयास कर रही हैं कि जो म्यांमार का जो जनता रूल है, वो मिलिट्री शासन रूल है, उसको हटा के हम उसको डेमोक्रेसी में कन्वर्ट कर पाए।
अब देखिए हुआ क्या, जो इंट्रोडक्शन था वो बताते हैं। देखिए हम अगर आप बोलेंगे तो आंग सान सू की पे इन पे कंप्लीट वीडियो हम बनाएंगे। अगर आप कहेंगे तो इनकी पूरी ऑटोबायोग्राफी और लाइफ में क्या क्या अचीवमेंट रही, किस किस तरीके रिजेक्शन को उन्होंने झेला, उस सब के बारे में आपको बताएंगे। अगर आप चाहेंगे तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा, कमेंट करिएगा, हम आपको इस पर एक वीडियो और जरूर बनाएंगे जिसमें इनकी बायोग्राफी हम आपको डिटेल में बताएंगे कि आखिर ये कौन है और इनका क्या रोल रहा है समाज में, और पूरे वर्ल्ड लेवल पे इनका क्या, क्यों इन्हें नोबेल पीस प्राइज मिला, इसके बारे में। अब देखिए क्या हुआ कि जो जनरल थे उन्होंने जो आर्मी जनरल थे उन्होंने अपना मूव इस क्षेत्र में अपना मूव लिया। पार्लियामेंट में उन्होंने इस मूव को लिया, क्योंकि 8 नवंबर को क्या हुआ था कि मिस सू की जो थी वो उनकी विक्ट्री हो गई थी, वहां की वोटिंग में उनकी जीत हो गई थी। और ऐसा पहली बार देखा गया था कि इतने 83% वोट से इनको 83% वोट सिर्फ इन्हीं को पड़े थे। और इससे क्या हुआ कि वहां की जो मिलिट्री शासन था वो पूरी तरह से हिल चुका था, और उन्होंने वहां के जितने भी फोन लाइंस होते हैं, वहां की कैपिटल, म्यांमार की कैपिटल क्या होती है, म्यांमार की कैपिटल होती है नाय पियोटाओ होती है। तो इसको याद रखिएगा आप लोग, ये भी एक इंपॉर्टेंट है आपको, मतलब इस वीडियो के माध्यम से इस लाइन इसको भी याद रख सकते हैं। तो म्यांमार की कैपिटल में जो फोन लाइन है वो सारे, और फोन लाइन और जहाँ जितने कमर्शियल सेंटर हैं यांगोंग के भी उसी के पास का इलाका है, ये म्यांमार की कैपिटल के पास का इलाका है। तो उसको कमर्शियल सेंटर को, मेन कमर्शियल सेंटर था उससे और कैपिटल दोनों में फोन लाइन और बाकी जितने भी टीवी और जो टीवी प्रोग्राम चलते हैं सैटेलाइट वगैरह, उन सारे प्रोग्राम को पूरी तरीके से रद्द कर दिया था। और वहां क्या होता है, लोग जो थे वो मार्केट की तरफ भागने लगे थे, इधर लॉकडाउन वाली स्थिति वहां पे आ गई थी। और लोग क्या करने लगे कि फूड और जितने सप्लाई होते हैं वो सारे लाइन में लग के एटीएम से पैसे निकालने के लिए एकदम होड़ मच गई, एक अफरा तफरी का माहौल बच गया था। अब देखिए क्या था, देखिए सोल्जर ने जो वहाँ के सोल्जर्स थे आर्मी के, उन्होंने जो सिटी हॉल होता है यांगोंग का, वहाँ पे अपनी पोजीशन, मतलब सारे वहाँ पे एकदम छावनी में तब्दील कर दिया गया था। वहाँ के पूरे इलाके को मोबाइल इंटरनेट फोन सर्विसेज में बता दिया कि उसको पूरी तरीके से डिसरप्ट कर दिया गया था। मिस्टर सूकी और म्यांमार के प्रेसिडेंट जो है विन मिंट को कैद कर लिया गया था, बाकी कैंडी लीडर को डिटेन कर दिया गया था, उन्हें कैद कर लिया गया था। अब ये जो टेंशन वहां पे शुरू हुआ था सिविलियन गवर्नमेंट और मिलिट्री के बीच में, वो इलेक्शन के बाद से ही जो सारी चीज प्रक्रिया थी वो शुरू हुई थी। मिस्टर सूकी ने 83% वोट से जीत हासिल की थी। और ये उनका सेकंड इलेक्शन था जब जनता ने एग्री कर दिया था। 2010 से जैसे इनकी लड़ाई चल रही थी, तो उसका 2011 में जनता ने एग्री कर लिया था कि हम पावर को शेयर करेंगे, मतलब मिलिट्री और डिफेंस और डेमोक्रेसी एक साथ चलेगी। तो उसके बाद लेकिन अब जो सिचुएशन है काफी अलग है। तो वहां के आर्मी ने इन्हें अपना स्टेटमेंट इशू किया, उसमें कहा है कि पावर जो हमने कहा था कि पावर जो ट्रांसफर होगी, जो भी पार्टी जीत रही है उसको हम पावर तो ट्रांसफर करेंगे, लेकिन पहले हम क्या करेंगे, हमें फ्री और फेयर इलेक्शन जब तक नहीं मिल जाता, जब तक इलेक्शन को फेयर हम नहीं मान लेते, तब तक हम पावर शेयर नहीं करेंगे, तब तक हमारा शासन नहीं चलेगा। और उन्होंने इसके लिए कोई स्पेसिफाइड टाइमलाइन इशू नहीं की है कि कब तक ये चीजें इस तरह चलेंगी। अभी फिलहाल उन्होंने बस इतना बोल दिया है कि 1 ईयर तक यहाँ पे इमरजेंसी है और जनता का राज होगा। अब देखिए, अब ये देखना यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ जितनी जो मेन न्यूज थे वो हमने आपको बता दिया, वहां को ये बताएंगे कि इसका इंडिया पे क्या इफेक्ट पड़ेगा या इंडिया से इसका क्या रिलेशन है किस तरह से। देखिए इंडिया के लिए देखा जाए तो जो मिलिट्री रूल में रिटर्न म्यांमार का जो टाटमडाओ है, टाटमडाओ वहां की आर्मी को कहा जाता है बर्मीज लैंग्वेज में आर्मी को म्यांमार में कहा जाता है टाटमडाओ। और वहाँ का उस मिलिट्री रूल जो है, जो वापस जो इंडिया अगर इंडिया की नज़रों से देखें तो जो वहाँ मिलिट्री रूल लग गया है और जो कैद कर लिया गया है आंग सान सू की और उनके बाकी पॉलिटिकल लीडर के नेशनल डेमोक्रेसी पार्टी को, वो रिपीटेड इवेंट है। 30 साल पहले भी एक बार ये घटना हो चुकी है, कब हुई है अभी हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन अभी क्या है कि उस समय तो 30 साल पहले तो घटना हुई थी, उस समय नरसिम्हा राव थे। अब प्रेजेंट की जो स्थिति चल रही है वो मोदी गवर्नमेंट है प्रेजेंट में, और काफी स्ट्रांग गवर्नमेंट है प्रेजेंट की। तो वो मोदी गवर्नमेंट का रिएक्शन इसके प्रति काफी डिफरेंट है और काफी डिफरेंट है, जो कि इंडिया ने उस समय क्रिटिसाइज किया, पब्लिक क्रिटिसिज्म जो जनता के एक्शन का क्रिटिसिज्म किया था 1989 से 1990 में सिचुएशन आ चुकी, जैसे मैंने बताया कि 30 साल पहले सिचुएशन आ चुकी थी। तो अब जो है मोदी गवर्नमेंट है, तो अब स्थिति काफी डिफरेंट है, और ये किस तरह से डिफरेंट है और अभी क्या इफेक्ट पड़ेगा वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन प्रेजेंट में जो स्थिति है वो हम आपको अवगत कराते हैं। देखिए
जो ये चेंज हुआ है, सारे चेंज मिस्टर सुकी के और साथ वो उनकी इमेज जो है, उनकी इमेज जो थी एज ए डेमोक्रेसी आइकॉन, उनको डेमोक्रेसी आइकॉन कहा जाता था। और नोबेल पीस अवार्डेड तो वो थी ही, पीस प्राइज शांति पुरस्कार तो उन्हें मिला ही था। वो खुद उसमें कहा जाता है कि उनके पार्ट वो खुद ही उनके द्वारा डैमेज किया गया है जब वो फेल हो गई थी मिलिट्री को पीछे करने में और डिफेंड करने के लिए आर्मी के प्रोग्राम को अगेंस्ट। जो आर्मी प्रोग्राम वहाँ रोहिंग्या का जो 2015 में जो रोहिंग्या की स्थिति थी, रोहिंग्या जो मुसलमान थे और जो बुद्धिज्म और बौद्ध और इनके बीच में काफ़ी मुस्लिम और बौद्धों के बीच में जो उस समय का मतलब बुरी स्थिति थी दोनों की एक दूसरे की, जो रोहिंग्या का केस हुआ था 2015 में, उस समय वो ये हुआ था मेनली राखीन स्टेट में, म्यांमार के राखीन स्टेट में। और उस समय इस सिचुएशन को हैंडल करने में ये फेल हो गई थी। तब से इनकी इमेज काफ़ी इफेक्ट पड़ा है। अब देखिए, अब यहाँ सवाल ये है कि इंडिया का तो भाई ठीक है अपनी जगह, लेकिन क्या इसमें चाइना का भी कोई रोल हो सकता है? देखिए, जो मिनिस्ट्री ऑफिशियल्स है उनका ये कहना है कि इंडिया की तरफ से काफ़ी हार्श रिएक्शन मतलब मिला था और इंडिया और यूएस दोनों इस चीज़ को काफ़ी क्रिटिसाइज कर रहे हैं। और जो कि इंडिया चाइना का ये कहना है कि वो काफ़ी डरे हुए हैं जो वहाँ पे जिस तरह मिलिट्री टेक ओवर की है, म्यांमार में जो मिलिट्री टेक ओवर हुआ है उससे इंडिया और यूएस जो है उससे उसकी इफेक्ट वो काफ़ी डरे हुए हैं। और उन लोगों का ये मानना है कि इससे बेनिफिट अगर इंडिया और यूएस इसका दोनों अगर मिलिट्री कहीं राज कर रही है और उसका जो है, और इंडिया यूएस अगर दोनों उनके विपक्ष में है, तो अब निश्चित है कि फायदा किसको होने वाला है? फायदा एक ही शख्स को होने वाला है, चाइना को। तो चाइना इसके पीछे बहुत बड़ा फैक्टर है। और देखिए, इंडिया के लिए काफ़ी स्ट्रेटजिक कंसर्न है यहाँ पे, क्योंकि जो ये चीज़ हो रही है अभी म्यांमार में, इसका सीधा इफेक्ट इंडिया पे पड़ना ही पड़ना है। क्योंकि इंडिया जो यहाँ पे बहुत समय से क्या है कि एक कई इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट के इंडिया के प्रोजेक्ट चल रहे हैं, इंडिया का काफ़ी मनी इन्वॉल्व है इसमें, मनी मैटर भी इसमें इंडिया के इन्वॉल्व है। तो अगर आप देखिए तो इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए इंडिया ने म्यांमार में कई तरीके के अपने जो पैसे इन्वेस्ट किए हुए हैं। और ये बेसिकली इंडिया ने किया है एशियान कंट्री से अपने संबंध को मतलब मजबूत करने के लिए, उनसे व्यापार को बढ़ाने के लिए। इसीलिए इसे गेटवे ऑफ द ईस्ट भी कहा जाता है। ये एक ट्राइलेटरल प्रोजेक्ट है, इसमें इंडिया, म्यांमार, थाईलैंड, ये 3 ट्राइलेटरल हैं जो इसमें काफ़ी इंगेज हैं। और ये वहाँ पे एक हाईवे मेंटेन हो रहा है और एक कलंदन एक मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट नेटवर्क वहाँ पे बन रहा है ना। वहाँ के स्पेशल इकोनॉमिक जोन को वो करने की वहाँ की एक स्पेशल जोन को एरिया, स्पेशल इकोनॉमिक जोन को लेकर, जैसे कि एक पर्टिकुलर जोन को लेके वहाँ पे इकोनॉमी को हम स्टेब्लिश कर पाए। तो इसीलिए वहाँ पे स्पेशल इकोनॉमिक जोन को बनाया जा रहा है। कहाँ बनाया जा रहा है? ये सीटेड डीप वाटर पोर्ट, ये वो जगह है जहाँ पे बनाया जा रहा है। अब इंडिया जो अभी भी होप कर रहा है कि शायद इशू जो रिजॉल्व हो जाए रोहिंग्या रिफ्यूजीज की, जो कि बांग्लादेश भाग गए हैं, और जबकि कुछ ऐसे अभी भी हैं जो इंडिया में रह रहे हैं और हो सकता है कंटिन्यू टू इंगेज करें वो म्यांमार की गवर्नमेंट से। अब देखिए क्या स्थिति है कि अगर हम बैकग्राउंड की बात करें, आखिर सब जो स्थिति यहाँ से शुरू हुई, वो शुरू हुई थी 1987 में। जो जनता गवर्नमेंट जी थी उस समय जो है काफ़ी एक्शन में थी। और उस समय के वहाँ के हम लोग के प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी जी ने काफ़ी कड़ा एक्शन लिया था। और 1989 में वहाँ पे पब्लिक क्लेम किया गया था, जिससे इंडिया ने उन्होंने कह दिया था कि इंडिया का बहुत स्ट्रॉन्ग एक्शन लेगा मिलिट्री अगेंस्ट मिलिट्री एक्शन। जो हमारा मिलिट्री एक्शन उस समय भी लिया गया था 30 साल पहले, जब मैंने बताया आपको 30 ईयर्स पहले ये इवेंट हो चुका है एक बार, और जब आंग सान सू की को फिर अरेस्ट किया गया था तब की बात है। तो 1989 में इंडिया ने काफ़ी कड़ा तेवर अपनाया था म्यांमार के प्रति। और वहाँ के जो आंग सान सू की को उस समय भी अरेस्ट किया गया था, उस समय इंडिया जो आंग सान सू की के साथ खड़ा था। और वहाँ के ये कहा है हमारे फॉर्मर एम्बेसडर जो थे म्यांमार के, इंडिया के जो फॉर्मर एम्बेसडर थे गौतम मुख्योपाध्याय ने ये बात कही। गौतम मुख्योपाध्याय फॉर्मर एम्बेसडर है। उन्होंने बताया है कि जो पूरा फॉर्मर एम्बेसडर थे, जो पहले के एम्बेसडर थे वो म्यांमार के, उनका ये कहना है कि इंडिया ने 1989 में जो हार्श एक्शन लिया था उसके प्रति, म्यांमार के प्रति, वो काफ़ी बड़ा अभी दिक्कत का कारण बन सकता है। और वहाँ पे बताया कि जो यहाँ पे स्ट्रीट प्रोटेस्ट हो अभी भी प्रेसिडेंट की चल रही है, और जो वहाँ के स्पीचेस हो रही है पार्लियामेंट में, लोग दे रहे हैं, वो उस समय हुआ था जब वहाँ के प्राइम मिनिस्टर थे राजीव गांधी। उस समय राजीव गांधी वहाँ के हमारे यहाँ के पीएम थे, और वो म्यांमार में 1987 में गए थे, 1987 में विजिट किए थे, और उन्होंने जनता को भी स्ट्रिक्टली समझाया था।
और 1989 में जब मिलिट्री गवर्नमेंट अरेस्ट कर ली थी आंग सान सू की को, तब उस समय के हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर थे नरसिम्हा राव। नरसिम्हा राव जी ने पार्लियामेंट्री पैनल से कहा था कि गवर्नमेंट जो है अगर म्यांमार में डेमोक्रेसी को बिल्ड करने के लिए पूरा फाइनेंशियल सपोर्ट देगी, जो भी गवर्नमेंट से हो सकता है, इंडियन गवर्नमेंट से, और कोई भी बर्मीज जो रिफ्यूजी जो है जो कि इंडिया में सेटल लेना चाहता है वो चाहे तो ले सकता है यहाँ पे, और गवर्नमेंट पूरी तरह से डेमोक्रेसी का साथ देगी और जो भी फाइनेंशियल सपोर्ट है उसको प्रोवाइड कराएगी। और गवर्नमेंट ने अभी जो प्रेसिडेंट का अप्रोच पूरा वो इंगेज करेगी मिलिट्री के साथ और पुशिंग करेगी ज्यादा फ्रीडम म्यांमार को, ज्यादा जिससे कि म्यांमार को ज्यादा से ज्यादा फ्रीडम मिल पाए। तो ये आप समझ सकते हैं कि उस समय का 1989 का क्या स्टेटमेंट था और अभी चल रहा है 2021, तो अभी क्या चल, अभी क्या हो रहा है। तो ये आप समझ सकते हैं कि अब उस समय तो आंग सान सू की अरेस्ट हुई तो फिर इंडिया आंग सान सू की के साथ खड़ा हो गया। अब जो है फिर दोबारा 2020 में 8 नवंबर को ये अरेस्ट की गई, फिर इनको 2021 में फिर अरेस्ट किया गया। तो आप समझ सकते हैं कि फिर अभी इंडिया में क्या स्थिति है और इंडिया उस समय का क्या स्टेटमेंट था, अभी का क्या स्टेटमेंट है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या स्थिति है। तो देखिए पास्ट में देखा जाए जो बैलेंस है वो म्यांमार की सिविल और मिलिट्री स्टेब्लिशमेंट वो काफ़ी ईजियर था एक बार अगर सूकी रिलीज हो जाती। लेकिन जो एनएलडी ने जो इलाउ किया था फ्रॉम द अपनी गवर्नमेंट से 2015 में जो इलाउ हुआ था, तो अभी की जो स्थिति आप समझ सकते हैं। अब सवाल ये है कि आगे क्या किया जा सकता है। इंडिया से संबंध बुरे हैं ये तो सीधे तौर पे कहा जा सकता है, क्योंकि जिस तरह उस समय इंडिया ने विरोध कर दिया था आंग सान सू की के बल पे, आज आंग सान सू की ही नहीं है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उन्हें ही गिरफ्तार कर लिया। तो अब इंडिया का क्या रुख भाई, काफी देखने वाली बात होगी। ये वक्त आधे रहते हैं तो मोदी गवर्नमेंट इसके प्रति क्या एक्शन लेती है, उसके बाद ही हम वे फॉरवर्ड की लाइन को कंप्लीट कर पाएंगे। फिर भी अगर हम कहें कि आगे क्या किया जा सकता है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो म्यांमार में डेवलपमेंट चल रहा है वो बहुत बड़ा कंसर्न है अभी इंडिया के लिए, क्योंकि इंडिया का काफी पैसा लगा हुआ है और इंडिया जो है हमेशा मतलब एक हल्का अप्रोच रखता है अपने सपोर्ट करने के लिए। अभी इंडिया जो हमेशा जो सपोर्ट करना चाहता है और जो प्रोसेस वहाँ डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन का मतलब ये कि जैसे मिलिट्री रूल चल रहा था वहाँ से डेमोक्रेसी में कन्वर्ट हो जाए, डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन है और म्यांमार में, उसके लिए इंडिया हमेशा सपोर्ट करता है। और मतलब ये हमारे जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने उन्होंने कहा है कि यहाँ पे इनका मानना है कि जो रूल ऑफ लॉ है और डेमोक्रेटिक प्रोसेस है वो बने रहना चाहिए और यहाँ के सिचुएशन को क्लोजली मॉनिटर की जा रही है इंडिया की तरफ से। तो फ्रेंड्स ये सारी चीज़ थी। अब आप समझ सकते हैं कि क्या पूरा सिचुएशन है, क्या क्या था, और समझ में आ ही गया होगा आप लोगों को। तो अब हम इस वीडियो को यहीं वाइंड अप करते हैं और यूनियन बजट का हमारा वीडियो आने वाला है, उसे जरूर देखिएगा, मिस मत कीजिएगा। यूनियन बजट का देखिए बहुत ही पावरफुल वीडियो लेके आने वाले हैं हम। वीडियो लंबी हो सकती है, अंत तक देखिएगा। हम कोशिश करेंगे उसमें सारे सेक्टर्स को कवर करें, उसमें सारे सेक्टर कवर किए जाएंगे। तो आप उस वीडियो को मिस मत कीजिएगा, हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे इस तरह की वीडियो मिस ना करें। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, ये हमारा जो है रिच गाय का फेसबुक हैंडल है, ये 8811183329 हमारा व्हाट्सअप नंबर है। आप जाके इस पे अपने हमारे एग्जीक्यूटिव से बात करके आप अपने मन पसंदीदा चीज़ ऑर्डर कर सकते हैं। देखिए हम कौन कौन सी चीज़ें ऑफर करते हैं, आप देखिए। ये देखिए सन ग्लासेस हैं, कुर्ता सेट है प्लाजो, और एक कुर्ती, कोई भी कुर्ती हुई उसको आप ले सकते हैं, ज्वेलरी सेट ले सकते हैं, आप बेड शीट्स ले सकते हैं, टी शर्ट ले सकते हैं, शर्ट टी शर्ट, कई तरह के हमारे पास प्रोडक्ट है। आप जाएंगे इस पर, आप ऑटोमेटिकली स्क्रॉल करके देख सकते हैं और अपने मनपसंद चीज़ ऑर्डर कर सकते हैं। 12 डेज में प्रोडक्ट आपके घर तक पहुंच जाएगा। कैश ऑन डिलीवरी हम लोग ऑफर करते हैं।